मैंने एक मशरकी रिवायात के पाबंद घराने में जन्म लिया। सुनती आई थी कि मेरी हमाद से शादी होगी। हमाद मेरी छोटी फूफी के बेटे थे जिनसे वालिद साहब बहुत मोहब्बत करते थे। फूफो समझती थी कि मैं उनकी बहू बनूंगी और मैं यकीन करती थी कि वही मेरी सास बनेगी। कभी ख्याल न आया कि वक्त के बेरहम हाथों यह रिश्ता टूट जाएगा। उन दिनों हमाद कॉलेज में पढ़ते थे जब हवाई जहाज के हादसे में फूफा इस जहाने पानी से कूच कर गए। फूफा के जाते ही उनका कारोबार चौपट हो गया। देखते ही देखते हमारी लाखों में खेलने वाली फूफी कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गई। उनका एक ही बेटा था जो भी कमाने लायक ना हुआ था। कारून का खजाना भी हो तो खत्म हो जाता है अगर कोई कमाने वाला ना हो। अब्बू ने बेवा बहन की मदद करना चाही तो अम्मी ने वावेला मचा दिया कि इजहार साहब, तुम्हारी बहन को अपने घर ना रखूंगी, उन्हें हमसे अलग ही रहने दो वरना मसाइल पैदा होंगे। फूफो खुददार थीं, उन्होंने हमारे घर आना भी छोड़ दिया। यूं दौलत के फर्क ने खून के रिश्तों को तोड़ डाला। उन दिनों हमाद बहुत परेशान था। एक तरफ नामसाद हालात का मुकाबला तो दूसरी तरफ मुझसे जुदाई का जानलेवा खौफ। वो बेचारा तालीम अधूरी छोड़कर रोजी रोटी के लिए हाथ पांव मारने लगा। उस पर अम्मा ने बगैर सोचे समझे उसे नालायक तालिब इल्म का खिताब दे डाला। ये ख्याल न किया कि उसने कॉलेज छोड़ा है तो इस वजह से कि फीस भरने की सक्कत नहीं रही थी और घर में फाकों की नौबत आ गई थी। अम्मी चाहती थीं कि गरीब ननद हमसे इतनी मायूस हो जाए कि पास भी ना फटके। उनकी एक भांजी ब्याह कर इंग्लैंड चली गई थी और वहां दौलत से खेल रही थी। वालदा का ख्याल था अगर बेटी की शादी किसी फॉरेन नेशनल लड़के से कर दी जाए तो नसीब संवर जाएंगे और दूसरे बच्चों के लिए भी बैरून मुल्क जाने का रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने बारहा भांजी से फोन पर कहा कि तुम मेरी बेटी के लिए वहां किसी बरतानिया नेशनल लड़के का रिश्ता ढूंढो, मगर भांजी ने खातिर खा जवाब ना दिया। जाहिर है इस किस्म के रिश्ते जल्द तो नहीं मिल जाते, लेकिन वालदा तो बस हथेली पर सरसों जमाना चाहती थी। उन्हें खतरा था कहीं अब्बू की अपनी बहन या भांजे से मोहब्बत जाग ना जाए, किसी दिन बाजिद ना हो जाए कि माहम तो हमाद के ठीकरे की मांग है, बस इसी से बेटी का रिश्ता करना है। लिहाजा वो हर किसी से कहती अमेरिका या इंग्लैंड में किसी पाकिस्तानी फॉरेन नेशनल लड़के का रिश्ता हो तो बताओ। अल्लाह ने मेरी माँ की सुन ली। उन्हीं दिनों उनकी सहेली ने एक रिश्ता कराने वाली औरत से मुलाकात करवा दी जिसका दावा था कि उसके पास बैरून मुल्क मुकीम बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के कई मुल्कों के नेशनैलिटी होल्डर्स लड़कों के रिश्ते मौजूद हैं। वालदा उस औरत को रोज फोन करती, खुशामदाना लहजे में बात करती, बिछ जाती, अच्छी फीस देने का लालच देती। उस औरत ने बिलाखिर 3 ऐसे रिश्ते बताए जो फॉरेन नेशनल थे। उनमें से एक लड़के का रिश्ता मेरी वालदा को पसंद आ गया जिसका नाम फारान था। अब मेरी मां रिश्ता कराने वाली औरत के पीछे पड़ गई। किसी तरह फारान को पाकिस्तान बुलवाओ। 6 माह की इल्तिजाओं के बाद बिलाखिर उनकी मुराद बर आई। रिश्ता कराने वाली खाला का फोन आ गया कि लड़के से बात हो गई है, बस 1-2 दिन में आने वाला है। खुदा खुदा करके वो दिन आया जब फारान ने पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखे और हमारे घर आने की ख्वाहिश का इजहार किया। राब्ता खातून ने फौरन अम्मी को इत्तला की और मेरी मां ने सारा घर साफ करवाकर शीशे की तरह चमका दिया। मुकर्ररा दिन पर शानदार दावत का एहतमाम किया। वालिद बेचारे बेबसी से बीवी की इन हरकतों को देख रहे थे, मगर दम्बा खुद थे, गोया जुबान पर ताला लग गया हो। जानते थे मेरी बीवी जिद की पक्की है, अपने ख्वाबों के पीछे जान दे देगी, मगर बाज आने वाली नहीं है। जब मां ने उनके बहन और भांजे को कबूल न किया तो उन्होंने भी मेरा फैसला मेरे नसीब पर छोड़ दिया। दावत वाले दिन वो हजरत 2 खवातीन के हमरा आ गए। एक को अपनी अम्मा और दूसरी को खाला बताया। साथ राब्ता खातून भी आईं। खाना सर्व करने की हिदायत मुझे कर दी गई थी। जितनी देर कमरे में मौजूद रही मौसूफ मेरी तरफ देखते रहे। 1 मिनट को भी निगाह मेरे चेहरे से हटती न थी। मुझे सख्त उलझन होने लगी। दुआ करने लगी जल्दी चले जाएं। उनका यूं एक टिक देखना मुझे उलझा रहा था। बहरहाल फारान की रिश्तेदार खवातीन से अम्मी ने कुछ बातें की और फिर मिठाई मंगवाकर मुंह मीठा करा दिया। देखने में तो फारान शानदार और खूबसूरत नौजवान था, खुश लिबाज और मुहज्जब। बज़ाहिर तो उसमें कोई कमी ना थी और दौलत का भी शुमार ना था। दूसरी बार जब उसे मदऊ किया गया, वालिद को भी फारान के इंटरव्यू के लिए शरीके महफिल कर लिया गया। इस बार उसकी वालदा के साथ लड़के के मामू भी आए थे।
उन्होंने अब्बू को अपने लच्छेदार गुफ्तगू से मुतासिर कर लिया और वो रिश्ते के लिए वालदा का साथ देने पर राजी हो गए। मेरी शादी फारान से हो गई। बहुत अफसुर्दा थी। अब्बू से कम अज कम ऐसी उम्मीद ना थी। चाहते तो अपनी बहन और भांजे को सहारा देकर उनकी वीरान जिंदगियां संवार सकते थे, मगर उन्होंने ये क्या किया कि दौलत के रोब में आकर मेरी जिंदगी को एक अनजाने आदमी से वाबस्ता कर दिया, जिसको हमने इससे पहले कभी देखा तक न था। मुझे पता है कि यह खबर मेरी प्यार करने वाली फुप्पो पर क़यामत बनकर टूटी होगी। शादी हो गई और मैं फारान के साथ वतन से हजारों मील दूर इंग्लैंड आ गई। असल जिंदगी का चेहरा तो अब देखा। माँ बाप ने ढेर सारी नसीहतें पल्लू से बांध दी थीं कि बेटी देखना, शौहर के साथ सलूक से रहना, उसका ख्याल रखना और हमको शर्मिंदा ना करना। दिल का जो खून हुआ सह लिया। आखिर एक मशक्की लड़की थी, अपने शौहर की खुशनुदी के अलावा किसी बारे में सोच भी ना सकती थी। 2 माह तो आराम और सुकून से गुजर गए। फारान सैर व तफरीफ पर ले जाते। नया नया मुल्क था। मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती थीं। कुछ सोचने समझने का मौका ना मिला। रफ्ता रफ्ता यहाँ के रंग ढंग खुलने लगे। फारान का कारोबार क्लबों और औरतों से मुताल्लिक था। मैंने अपनी बदनसीबी पर सर पीट लिया। मुझे उन्होंने जब अपने रंग में ढालना चाहा तो बहुत दुश्वारी महसूस होने लगी। शौहर की फर्मा बरदारी और इताअत गुजारी सब धरी रह गई। वो कहते कि सुज्जड़ के पल्ले बांध लिया है जो आला सोसाइटी के आदाब भी नहीं जानती। अच्छी सूरत पर लट्टू हो गया। खबर होती बीए पास होकर भी उज्जड़ हो तो कभी शादी करके तुमको साथ ना लाता। हालांकि मैं सलीकामंद थी और एक अच्छी गृहस्थन की सब खूबियां मुझ में थी, लेकिन मेरे शौहर को औरत की उन खूबियों से कोई सरोकार न था। मुझे तो गैर मर्दों के सामने सर से दुपट्टा उतारते शर्म आती थी। ऐसी ही मेरी तरबियत हुई थी। पहली बार जब मेरे शौहर ने फैशनेबल चुस्त लिबास ज़ेबे तन करके क्लब चलने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। तब वो चीख कर बोले, तुम किस जहान में रहती हो और किस सदी की बातें करती हो? तुम पाकिस्तान में नहीं हो, यूरोप में रहती हो। यहां ऐसी ही जिंदगी है। यूं ही रहना सहना होगा, वरना तलाक ले लो। तलाक का नाम सुनते ही पसीना आ जाता था। वो मुझे खुद ड्रेसअप करते, खुद मेरा मेकअप करते और मॉडर्न लिबास पहनाकर क्लब ले जाते। अपने जिस्म के खदो खाल आईने में देखकर शर्म से पानी पानी हो जाती। मुझसे तो ऊंचे सैंडलों पर चला भी ना जाता था। वो मुझे मशरूब पीने पर मजबूर करते। मैं आंखों में आंसू भरकर इल्तिजा करती, मुझे मजबूर ना करो, मुझे ये मशरूब नहीं पीना है। मेरी परेशानी पर वहां मौजूद नौजवान लड़कियां ज़ेरे लब मुस्कुराती। तब दांत पीस कर कहते, खुद भी तमाशा बन रही हो, मुझे भी बना रही हो जाहिल। मैं किस जहन्नम में फंस गई थी। वतन से दूर किसी को अपना दर्द भी ना बता सकती थी। मेरे वजूद पर हर वक्त अजीब सी बेजारी छाई रहती और फारान हरदम मुझसे चिड़े रहते। तंग आकर बिलाखिर उसने मुझे वतन वापस भिजवाने का फैसला कर लिया और खुद क्लब की लड़कियों से दिल बहलाने लगा। 3 साल वहां बड़ी मुश्किल से गुजारे, मगर इस मगरबी अतवार भरी जिंदगी का एक पल भी मुझे अपनी तरफ राग़िब ना कर सका। यहां औरत का मकाम कुछ और था और हमारे यहां कुछ और था। हम तहजीब के दायरे में एहतराम पाती थीं और वो खोखली खुशियां एंजॉय करने के लिए नौकरियां करने पर मजबूर थीं। आखिरकार मुझे एक ऐसा पाकिस्तानी शख्स मिल गया जिसने मेरी मदद की। मेरे वालिदैन को फ़ोन करके मेरे रोज़ो शब के बारे में इत्तला दी, क्योंकि मैं खुद उनको इत्तला ना कर सकती थी। इसमें शक नहीं कि मेरे शौहर के पास बहुत दौलत थी, किसी शय की हमें कमी न थी, मगर रूहानी सुकून ना था। तभी मैंने वहां की जिंदगी को कबूल ना किया और अपने वतन लौट आने में ही आफियत जानी। वहां से मैं बिल्कुल खाली हाथ निकली थी। तन पर एक जोड़ा था जो पहन कर आई थी और वहां के मलबूसात वहीं फेंक कर आ गई थी। आज इस वाक़े को 30 साल हो गए हैं। अपने वालिदैन के दर पर हूं। वो पछताते हैं क्यों बगैर सोचे समझे मुझे एक अजनबी के साथ परदेस भेजा। जो दौलत उसकी थी वो तो उसी की रही, हमारे किस काम आई। बस बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। सब कुछ लुटाकर भी अपने वतन में खुश हूं। एक दिन भी पछतावा नहीं हुआ कि क्यों लंदन छोड़कर आ गई, जबकि दौलत की चकाचौंध थी और ऐशो इशरत भी। वालिदैन को यह पछतावा जरूर है कि गैर मुल्क की शहरियत की कशिश से मरूब होकर उन्होंने गैर पर भरोसा कर लिया। छानबीन किए बगैर बेटी उसके हवाले कर दी। शुक्र कि मैं जिंदा सलामत और अपने ईमान की सलामती के साथ वापस आ गई।
लेकिन अब्बू अम्मी आज भी कहते हैं कि ऐ काश हम हमीदा और इसके बेटे को गले लगा लेते तो बेटी का भी घर बसा होता और हमको भी सुकून मिल जाता। तो दोस्तों, ये सबक आमूज कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।